हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सभी के? एकदम बढ़िया हो। मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारी मैकेनिक्स की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, यानी हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। बुक है हमारी मैकेनिक्स यांत्रिकी BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं। आज का ये जो चैप्टर है ये भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को, और जितना हो सके उतने ये जो वीडियोस हैं आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना हम स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। मैं जो बोर्ड पर लिखाता हूं वो एक तरह से नोट्स ही हैं, आप उनको एज इट इज कॉपी करिए और एग्जाम में आता है तो एज इट इज आप लिखिए, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास चैप्टर है संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। देखो, सबसे पहले है संरक्षी बल। तो आप संरक्षी बल पर जाने से पहले आप ये तो देखेंगे ना कि बल क्या है। कई बच्चों को तो पता ही नहीं है, कई स्टूडेंटों को पता ही नहीं है कि बल क्या है। ना वो बल जानते हैं ना वो ऊर्जा जानते हैं, बिल्कुल जीरो पड़ा है मामला। उनको भी तो हमें साथ लेना है। हमें ये नहीं है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है हम उसी के लिए पढ़ाएंगे, नहीं, हम बिल्कुल जो जीरो लेवल है ना उसको भी हम पढ़ाएंगे, उसको भी हम आपकी बराबर लाएंगे। तो आप ये ना समझे कि हाँ आपके लिए ही पढ़ाया जाएगा, सबके लिए पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इक्वल लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जाने से पहले हम पढ़ते हैं बल, कि बल क्या है। बल की डिटेल से हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ते हैं कार्य, फिर हम पढ़ेंगे ऊर्जा शक्ति। सब हम इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बल, फोर्स। हमारे पास टॉपिक है, आज का टॉपिक है बल। अब बल क्या है? सामान्य भाषा में यदि आप बोले तो आप कोई भी व्यक्ति खड़ा है आपके सामने, यदि आप उसके पीछे से धक्का मारेंगे तो वो थोड़ा आगे जाएगा। तो वो आगे किस कारण से गया? आपके बल की वजह से गया। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डेफिनेशन में कैसे बदलेंगे? ये तो सही है आपकी बात कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति खड़ा है आपके आगे, या कोई बच्चा है, कोई भी है, आप खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जब आप 6 लगाते हैं तो वो बैट के नीचे आपने जो पावर लगाई है जिससे बॉल ग्राउंड के बाहर गई है वो है फोर्स, वो है बल। तो आप इसको डेफिनेशन में कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। बल क्या है? एक तरह से कारक है, कारक जो किसी भी पिंड की या वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पीछे खड़े हैं, आप उसके धक्का देंगे तो वो आगे जाएगा, मतलब उसकी स्थिति में तो चेंज हुआ ही है। तो आपने बल लगाया, गेंद ग्राउंड से बाहर गई, उसकी स्थिति में चेंज हो गई। अभी तो वो बॉलर के हाथ में थी, अब ग्राउंड से बाहर चली गई। ठीक है, फुटबॉल है, अभी आपके पैर के पास थी, अब गोल कर दिया है आपने, आपसे उसकी स्थिति में चेंज हो गया। ठीक है जी। तो अब हम इसको लिखते हैं बल की डेफिनेशन। बल क्या है? बल है वह कारक, कारक है यह कोई वह कारक जो किसी पिंड या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। पिंड या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, पिंड या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है। ठीक है जी। बल एक कारक है जो किसी पिंड या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करेगा। मैंने एग्जांपल से बता दिया है, आप किसी व्यक्ति के पीछे खड़े हैं, उसके आप फोर्स लगा रहे, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगी। बॉल ग्राउंड के बाहर गई है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। आपने गोल दागा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। आप बेसिक चीज ले सकते हैं। ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इस पर फोर्स लगाया और ये कहां चला गया? यहां पर चला गया। पहले यहां था, अब यहां आ गया। इसकी स्थिति में चेंज हुआ या नहीं? तो ये बात है। यदि मैं इसको डायग्राम से बताना चाहूं, मान लीजिए मेरे पास यहां कोई क्या है, एक पिंड रखा है m द्रव्यमान का,
जिस पर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो पिंड किधर जाएगा, थोड़ा सा विस्थापित होगा और पिंड यहां पर अपने पास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? किसके कारण आया? ये बल के कारण आया, अर्थात बल वह कारक, और इसकी स्थिति में चेंज हुआ, ये यहां पोजीशन पर था अब यहां चला गया है, अर्थात वह कारक जो किसी पिंड या वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो ये तो थी बल की बात। अब हम इसके मात्रक देखते हैं। देखिए मात्रक इंपॉर्टेंट है, आप लिखते चलेंगे साथ के साथ मात्रक। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। अब मात्रक की हमारे पास 3 पद्धतियां हैं। बल की डेफिनेशन आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक की हमारे पास 3 पद्धतियां हैं, तीनों में हम देखेंगे। पहली है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड में मात्रक क्या होता है। दूसरी है हमारे पास CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में मात्रक क्या होता है। और तीसरी है हमारे पास, आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, फुट पाउंड और सेकंड, यानी FPS पद्धति में मात्रक क्या होता है। देखिए MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन, CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। वो वाली डाइन मत समझना आप, डाइन यहां दूसरी है, ठीक है जी। तो ये डाइन है और एक होता है इसका पाउंडल। ये डाइन बहुत ताकतवर है, पूछिए कैसे। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। तो ये है इसके मात्रक। पहली कौन सा है? MKS पद्धति में न्यूटन है, CGS पद्धति में डाइन है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन और FPS पद्धति में होता है पाउंडल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप नोट करें। कर लिया नोट? चलिए, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी, इसके मात्रक थे। अब एग्जाम में कई बार आ जाता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाए या 1.5 नंबर, 1 न्यूटन की परिभाषा आए या नहीं आए, लेकिन हमें इसको बेसिक लेवल से पढ़ना है। तो 1 न्यूटन की परिभाषा आनी चाहिए सभी को। 1 न्यूटन की परिभाषा, यहां मैं आपको परिभाषा बनाना भी सिखाऊंगा। वैसे 11th 12th में सभी को आ जाती है, फिर भी यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं आती है तो टेंशन ना ले, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम आपने सबने पढ़ा होगा, न्यूटन का द्वितीय नियम तो सबने पढ़ा होगा। अब मैं यहां पर नहीं पढ़ाने वाला आपको, कहीं आप सोच रहे हैं कि यहां पढ़ने को मिलेगा। न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं F = होता है ma। अब हम डेफिनेशन फिजिक्स में बनाते हैं तो जिस किसी भी की डेफिनेशन चाहिए होती है ना, उसको हम 1 कर देते हैं। मेरे को चाहिए 1 न्यूटन की डेफिनेशन, तो इसके सामने ma है, यानी m को मैं क्या मान लूं, 1 किलोग्राम मान लूं, a को मैं क्या मान लूं, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण मान लूं। मतलब जिसकी भी हमें डेफिनेशन देनी है उसके सामने जो भी है उसको हम क्या मान लेते हैं, एकांक मान लेते हैं। यह है फिजिक्स का डेफिनेशन देने का तरीका। मेरे को 1 न्यूटन की चाहिए। अब न्यूटन बल का मात्रा का मतलब F का डेफिनेशन चाहिए, तो m और a को मैं 1 मानूंगा। m का मान है 1 किलोग्राम, a का मान है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन के रूप में हम इसको लिखने वाले हैं कि किसी वस्तु या पिंड, किसी वस्तु या पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल, त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल 1 न्यूटन कहलाता है। आवश्यक बल 1 न्यूटन बल कहलाता है, 1 न्यूटन कहलाता है। यहां बल नहीं आएगा, 1 न्यूटन कहलाता है। देखिए मैंने क्या किया, न्यूटन का द्वितीय नियम लिखा, F = ma।
जिस किसी की भी राशि, अब न्यूटन बल का मात्रक मेरे को इसकी डेफिनेशन चाहिए तो इसको मैं एकांक मान लूंगा, यानी m बराबर 1 किलोग्राम, a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डेफिनेशन कैसे देंगे, किसी भी वस्तु या पिंड जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जो बल है वो क्या कहलाता है, 1 न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 न्यूटन कहलाता है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए अब ये तो थी इसकी 1 न्यूटन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसकी विमाओं पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हमने बल की डेफिनेशन देखी, मात्रक देख लिए, 1 न्यूटन की परिभाषा देख ली। अब हम चलते हैं इसकी विमाओं पर, विमीय सूत्र। अब देखिए विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, वही हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है ma, F इज इक्वल टू m गुणा, त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूं, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटे समय, यही बात है। F इज इक्वल टू m गुणा, वेग को मैं क्या लिख सकता हूं, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय, और समय क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर। अतः जो बल की जो विमा है वो क्या होती है, mlt में लिखते हैं, m यानी द्रव्यमान, क्या कोई द्रव्यमान है, बिल्कुल है, कितना है m1। विस्थापन यानी दूरी, अब विस्थापन जिसका मात्रक मीटर होता है, यह किस मूल राशि का मात्रक है, लंबाई l, यानी l भी दे रखी है कितनी, 1। समय कितना है, t की घात 2, ऊपर आएगी तो t की घात माइनस का 2। तो ये है इसका विमीय सूत्र, F इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस का 2। ये है इसका विमीय सूत्र। तो हमने बल की डेफिनेशन देखी, मात्रक देख लिए, 1 न्यूटन की डेफिनेशन देख ली, और विमीय सूत्र भी हमने देख लिया। अब मैं बात करूं कि प्रकृति में कितने मूलभूत बल पाए जाते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। हमने उसमें कुछ, हमारा उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। जैसे नाभिकीय बल है जो कि नाभिक में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके मध्य ये बल लगता है। दूसरा मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण भी बल है, वो किस में लगता है, बहुत अधिक दूरियों के लिए लगता है गुरुत्वाकर्षण, जैसे सूर्य के पृथ्वी की दूरी, इस प्रकार की दूरियों में लगता है। विद्युत चुंबकीय बल है जो कि आवेशों के मध्य लगता है। और एक है दुर्बल बल। दुर्बल बल क्या है, जितने भी रेडिएशन डीके होते हैं, मतलब अल्फा डीके बीटा डीके होते हैं, उनमें से जो एंट्रिनो न्यूट्रिनो निकलते हैं, उनके साथ परमाणु अणु जो रिएक्शन करते हैं, उनके मध्य जो बल लगता है वो कहलाता है दुर्बल बल, जो कि बहुत रेयर केस में लगता है क्योंकि आसानी से डीके होता नहीं है। समझ में आया। तो यदि मैं इनको क्रम से लिखूं कि सबसे प्रभावशाली बल कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से यदि मैं लिखूं तो देखिए यहां तक आपने नोट कर लिया है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आप लिखेंगे मेरे साथ, ये बल की चर्चा हो रही, यहां पर डेफिनेशन देखी, मात्रक देखे, विमीय सूत्र देखा और 1 न्यूटन की डेफिनेशन। अब यहां तक पहुंच गए हैं तो बल भी देख लेते हैं कितने होते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे कि प्रकृति में 4 मूलभूत बल होते हैं। अब मैं इनको क्रम के आधार पर ही जचाता हूं, मतलब क्रम के आधार पर ही मैं इनको सेट करता हूं। जैसे सबसे पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है नाभिकीय बल, जो कि नाभिक में लगता है। नाभिकीय बल सबसे ज्यादा, सबसे ताकतवर। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल, जो कि आवेशों में लगता है। विद्युत चुंबकीय बल जो कि आवेशों में लगता है। फिर उसके बाद है दुर्बल बल, जो कि मैंने आपको बता दिया डीके में लगता है। दुर्बल जितने भी डीके होते हैं जिसमें एंट्रिनो न्यूट्रिनो निकलते हैं, परमाणु अणुओं के साथ जो बल लगता है उनका, वो होता है दुर्बल बल। और सबसे ही कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर क्यों है, क्योंकि ये अधिक दूरियों के लिए लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल। और भी यदि इन बलों की डिटेल चाहिए, देखो हमारे पास यहां इतनी नीड नहीं है इनकी, फिर भी यदि हम आपको और डिटेल चाहिए इनसे रिलेटेड बलों की, तो आप 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 जो कि फिजिकल वर्ड है, वहां पर आप देख सकते हैं। डिटेल से मैंने आप यहां पर पढ़ा रखा है, तो वहां आप जाकर देख सकते हैं।
तो ये तो थे 4 मूलभूत बल जो कि प्रकृति में क्या हुए हैं, अपने आप से उत्पन्न हुए। नाभिकीय बल, नाभिक में विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के मध्य, दुर्बल बल जितने भी डीके होते हैं उनके मध्य लगता है, और ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये थे कुछ मूलभूत बल हैं। तो यहां पर हमारा बल का टॉपिक तो समाप्त होता है। डेफिनेशन देखी, बल एक कारक है जो किसी पिंड या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देगा। हमने उनके मात्रक देखे, विमाएं देखी, 1 न्यूटन की डेफिनेशन, और कुछ प्रकृति के द्वारा हमारे को प्रदान किए गए बल देखे। तो यहां तक आप नोट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, कार्य। कर लिया नोट? चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। अब आता है, देखो बल भी इंपॉर्टेंट है। अब बल आपको समझ में आया तभी तो आप संरक्षी बल समझेंगे, इसलिए मैंने आपको बल पढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं कार्य, वर्क। देखिए कार्य क्या है। देखो कोई भी, आप मान लीजिए किसी भी आप एक वजनदार वस्तु को खींच रहे हैं, उसके ऊपर बल लगा रहे हैं या उसको धकेल रहे हैं, तो हमारे द्वारा कुछ उसको एनर्जी दी जा रही है। वो किस में कन्वर्ट होती है, हमारे वर्क में होती है। ठीक है, मान लीजिए आप सब्जी वाले जो ठेले होते हैं, कोई भी देख लीजिए, आप गोलगप्पे की देख लीजिए, जितने भी वो खींच के ले जाते हैं तो वो उन पर बल लगा रहे हैं, और उसमें कुछ विस्थापन भी निरंतर होता है, तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं, और ये इस प्रकार से वो अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। तो कार्य है क्या, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका मात्रक देखेंगे, उसकी विमाएं देखेंगे। स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले मैं कार्य की डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, कार्य क्या है देखिए, कॉन्सेप्चुअल चीज है, बिल्कुल समझेंगे। पहली, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, कोई भी पिंड है उस पर बल लगाएगा तो वो क्या होगा, विस्थापन होगा उसमें। ये तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड विस्थापित होता है, तो पिंड विस्थापित होता है। जब भी किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड विस्थापित होता है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड क्या हो जाता है, हमारे पास विस्थापित हो जाता है। अब देखिए, यदि किसी पिंड पर थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया जाता है, थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया जाता है, तो बल के क्षैतिज घटक, याद रखना, बल के क्षैतिज घटक वह पिंड के द्वारा तय किया गया विस्थापन, वह पिंड के द्वारा तय किया गया विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, कार्य कहते हैं। देखिए, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड क्या हो जाता है, अपने पास विस्थापन हो जाता है। बिल्कुल एक एक लाइन को मैं डायग्राम से समझाऊंगा। इस पिंड पर मैंने F बल लगाया तो पिंड विस्थापित होगा, इसमें कोई रटने वाली बात या समझने वाली बात नहीं है। तो ये पहली लाइन का तो मेरे पास डायग्राम बना भी दिया हूं, मैं समझा भी दिया हूं। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां से है, यदि किसी पिंड पर, ये क्या है, मेरे पास कोई पिंड है, यदि किसी पिंड पर थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया जाता है तो इस पर लगा दिया थीटा कोण, इस प्रकार से, ये थीटा कोण है, और ये लगा दिया F बल। इस पिंड को इस प्रकार से थीटा कोण बनाते हुए, जब किसी पिंड पर थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया जाता है तो बल के क्षैतिज घटक, अब देखिए थीटा कोण बना है तो इसके घटक तो होंगे, एक तो इसका लंबवत घटक होगा, इस दिशा में तो थीटा कोण की तरफ तो कितना होता है, F कोस
थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो बल के क्षैतिज घटक यानी एफ कोस थीटा वह पिंड के द्वारा तय किया गया विस्थापन। अब इसका कहने का मतलब यह है कि मेरे पास ये मार्कर है, बिल्कुल इस स्थिति में है एक पिंड की तरह। अब मैं इसको थीटा कोण बनाते हुए, मतलब कि कैसे, इस प्रकार से थीटा कोण बनाते हुए उसको खींचूंगा। तो पहले ये कहां पोजीशन पर था, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर था ये, अब कहां चला गया, इस पोजीशन पर, मतलब ये कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा कोण बनाते हुए यदि इस पर बल लगाया जाए तो इसका क्षैतिज घटक ये रहा एफ कोस थीटा, और अब ये पिंड इसको मैं खींचूंगा मार्कर को, तो इसका कुछ विस्थापन होगा इस प्रकार से, और ये मान लीजिए विस्थापन कितना हो गया मेरे पास, डी हो जाता है। तो विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, अर्थात W बराबर, अर्थात गणित रूप में देखूं तो W बराबर क्षैतिज घटक कौन सा है, एफ कोस थीटा गुणा डी है। W बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं एफ डी कोस थीटा, और W बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी। तभी तो कहते हैं बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, इससे हम कह सकते हैं, क्योंकि कोस अदिश गुणनफल को व्यक्त करता है। इसलिए हम एक और डेफिनेशन आती है, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है जी, देखिए दोबारा, जब किसी पिंड पर बल लगाया गया तो विस्थापन होगा उसका, ये मैंने बता दिया है, बल की डेफिनेशन में भी बता दिया है, बल स्थिति में चेंज करता है, तो विस्थापन हो गया उसमें। यदि किसी पिंड पर थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया जाता है तो बल के क्षैतिज घटक और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोल रहे हैं। यहां पर जो डी ये आया एफ कोस थीटा गुणा डी, एफ डी कोस थीटा। अब कोस थीटा अदिश गुणनफल को व्यक्त करता है, तो ये हो गया एफ डॉट डी, यानी एफ डॉट डी यानी बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, हमारे पास कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कह रहे हैं, कार्य कह रहे हैं। अब देखिए कार्य की ये डेफिनेशन है और ये आ गया फॉर्मूला, यहां तक आप नोट करें। तो कार्य आपको समझ में आ गया, इसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने, रफ कर देते हैं हम इसको। अब यदि मैं बात करूं कि कार्य एक कैसी राशि है, देखो यदि मैं इसको सदिश रूप में लिखता हूं तो W इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर होगा। ये है कार्य, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब देखिए कार्य एक अदिश राशि होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है, याद रखेंगे। यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं, मात्रक इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है जूल, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। अब अर्ग भी बहुत डेंजर है, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्य का फॉर्मूला, इसका अदिश राशि होती है, ये इसका मात्रक है। अब यदि मैं इसके विमीय सूत्र की बात करूं तो विमीय सूत्र मैं यहां से निकालता हूं इसका, देखिए विमीय सूत्र W बराबर है F क्रॉस का D, F डॉट D अदिश गुणनफल है, F का मात्रक है न्यूटन और D क्या है, विस्थापन है यानी लंबाई है। ठीक है, इसका क्या होता है, मीटर हो गया, विस्थापन का क्या हो गया, मीटर हो गया। अब न्यूटन किस बल है, बल की अभी अभी विमा मैंने दिखाई है M1 L1 T माइनस का 2, और इसकी क्या हो जाएगी, मीटर की L1। तो इसकी जो विमा होती है वो होती है M1 L2 T माइनस का 2। सिंपल सी बात है,
बल्कि जस्ट इससे पहले क्या लिखा दिया है मैंने, वीमा लिखा दी है। और यहां पर न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल की विमा तो ये की आ जाएगी। और बल की विमा कैसे निकालेंगे, F बराबर ma से। और ये मीटर है, किसका मात्रक होता है, लंबाई का, तो L1 है। जब इसको गुणा करेंगे तो m1 L2 t माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया है इसका विमीय सूत्र। तो कार्य की डेफिनेशन, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बेसिक तो ये है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के सहित समझे। यदि किसी पिंड पर थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया जाता है तो घटक तो होंगे, थीटा की साइड कोस, थीटा के लंबवत साइन, तो बल का क्षैतिज घटक F कोस थीटा, उसमें कुछ विस्थापन भी होगा, उसके गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, याद रखेंगे। और इसका मात्रक ये होता है, विमीय सूत्र ये होता है। तो यहां तक आप नोट करें, मिटा दें। चलिए अब यदि कार्य को मैं और बढ़िया तरीके से समझाऊं, एक और इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला बार बार काम आता है, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो अब हम निकालने जा रहे हैं ना, वो देखिए। मैं एक चित्र से समझा देता हूं पहले आपको। मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु P है, उस पर कोई कण है m द्रव्यमान का, जिसका बिंदु O से, ये बिंदु O है, स्थिति सदिश कितना है, r वेक्टर है। ठीक है जी। यहां पर मेरे पास कोई बिंदु P है, इस पर m द्रव्यमान का कोई कण है। अब m द्रव्यमान का कोई कण है, तो इस पर थीटा कोण बनाते हुए क्या लगा दिया हमने, एक बल लगा दिया। तो ये तो क्या हो जाएगा, F बल लगाया है। अब इस पर बल लगाऊंगा तो कुछ क्या होगा, विस्थापन होगा। अब मान लीजिए इसमें अल्प विस्थापन हो गया dr, ये तो हो गया बल का क्षैतिज घटक F कोस थीटा, और ये क्या हो गया, बल का लंबवत घटक F साइन थीटा, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यदि मैं इसको पीछे की ओर ले जाऊं, मान लीजिए एक प्रकार से एक रेखा थी A और B, इस पर हमने कोई बिंदु P माना, कोई बिंदु P माना, उस पर कोई m द्रव्यमान का क्या था, कोई पार्टिकल था, पिंड था। उस पर मैंने एक रेखा थी AB, उस पर कोई पार्टिकल था बिंदु P पर, उस पर मैंने थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया, तो उसमें कुछ विस्थापन हुआ dr, और उसके घटक कर दिए। ठीक है। अब यदि मैं इसको मिला देता हूं, है ना, सबसे पहली बात ये समझ में आया, कोई रेखा थी AB, उस पर कोई पिंड लिया, थीटा कोण बनाते हुए बल लगा, तो क्षैतिज घटक लंबवत घटक में विभाजित किया, और उस पर विस्थापन तो होगा ही होगा, बल लगा रहे हैं तो उसका विस्थापन मैंने dr मान लिया। तो यहां से कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल के क्षैतिज घटक में विस्थापन, बल का क्षैतिज घटक क्या है, F कोस थीटा, और विस्थापन कितना है, dr वेक्टर है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट dr वेक्टर। अब हम इसको कहेंगे dw। dw क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने विस्थापन क्या लिया है, अल्प, तो जो कार्य होगा वो भी कितना होगा, अल्प होगा। विस्थापन ही जब अल्प ले रहे हैं तो क्या गया, कार्य भी कम होगा ना। अब देखिए यदि मैं इसको इससे मिला देता हूं, बिंदु O को इससे मिला देता हूं, बिंदु O को A से भी मिला दिया मैंने और B से भी मिला दिया, तो अब इस पिंड को मान लीजिए A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, तब यह कार्य पूरा होगा। और जब हम मान लीजिए विस्थापन इसका यहां तक हो रहा है, फिर यहां तक होगा, फिर यहां तक होगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, अब ये तो था अल्प कार्य, ये तो क्या था, अल्प कार्य। तो अल्प कार्य का फॉर्मूला dw बराबर F डॉट dr आ गया। अब मेरे को पूरा रेखा का कार्य चाहिए कि यदि मैं इस पिंड को A से B तक ले जाऊं, पहले तो मैंने रैंडमली बीच में रख दिया और ये अल्प विस्थापन हुआ तो कार्य भी अल्प हुआ। ठीक है। अब मेरे को A से B तक ले जाना है, इसके लिए समाकलन करते हैं। याद रखेंगे, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ के आए हैं कि समाकलन कब करते हैं, सतत जोड़। मतलब कि यदि कोई रेखा है इस प्रकार से, कोई छड़ है जिसकी लंबाई x है, अब मेरे को इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका ले लिया मैं dx, इसका dx, इसका dx, इसका dx, इसका dx, सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास x आएगा। इससे बढ़िया है जोड़ने से बढ़िया है इसका क्या कर देते हैं, समाकलन, क्योंकि समाकलन का मतलब होता है सतत जोड़। तो हमारे पास x आता है, तो हमारे पास क्या आता है, x आता है। अब मैं रैंडमली बिंदु P पर m द्रव्यमान का कण रहा, थीटा कोण बनाते हुए बल लगाया, तो मेरे पास अल्प ही विस्थापन हुआ, तो अल्प ही कार्य आ गया।
अब अल्प कार्य आ गया तो फिर ये कंडीशन लगी कि भाई मेरे को तो ए से बी तक ले जाना है कण को, तब कार्य कितना होगा। तो ए से बी तक पहले यहां तक गए, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, जोड़ेंगे। इससे बढ़िया हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन कितना होगा, मान लीजिए इसकी रेडियस भी आर है, यहां तक की दूरी, और ये भी कितनी है, आर है। ये तीनों ही क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। इससे इसकी दूरी भी आर है, इसके इससे दूरी भी आर है, इससे इससे दूरी भी आर है। तो समाकलन कहां से कहां तक हमारे को चाहिए, कार्य आर ए से आर बी तक चाहिए, ए से बी तक चाहिए, जिसकी दूरी कितनी है, आर आर है। तो आर ए से आर बी, और जो कार्य है हमारे पास वो डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब की बार कार्य अल्प नहीं है, हमें पूरा ए बी का कार्य चाहिए। और इसका समाकलन हो जाएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास एक, क्या है, W बराबर समाकलन F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जो कि आगे भी काम आएगा आर ए से आर बी। ये है हमारे पास कार्य का फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे, दोबारा देखिए, हमने एक रेखा थी ए बी, उस पर रैंडमली एक कण जाकर रख दिया। अब m द्रव्यमान का है ये, इस पर मैंने बल लगाया, थीटा कोण बना दिया, तो विस्थापन कितना हुआ, अल्प हुआ, क्योंकि ए बी बहुत बड़ी है। मान लीजिए ए बी बहुत बड़ी है, तो आप मान लीजिए कोई सड़क है 10 किलोमीटर लंबी, उस पर आप खड़े हैं, आप पर किसी ने बल लगाया और आपका विस्थापन हो गया मान लीजिए 500 मीटर। तो 10 किलोमीटर की तुलना में 500 किलोमीटर क्या है, अल्प है ना। तो यहां पर इसका विस्थापन अल्प किया तो कार्य आया बल के क्षैतिज घटक और विस्थापन के गुणनफल को कार्य आ गया अल्प कार्य। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि मेरे को तो ए से बी तक चाहिए इसका विस्थापन, तो ए से बी तक चाहिए, तो ये टुकड़े में बांटेंगे इसको और सबका जोड़ करेंगे, फिर आएगा। इससे बढ़िया हम समाकलन कर देंगे ए से बी तक का। अब ए से दूरी कितनी है, इसकी आर है, इसकी भी आर है, तो आर ए से आर बी एफ डॉट डी आर। और मैंने आपको और भी बढ़िया तरीके से समझा, तो मैंने बता दिया सड़क पर खड़े हैं, 500 मीटर आपका विस्थापन हुआ। अब मेरे को चाहिए पूरा 10 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 किलोमीटर से फिर 500 500 500 500 सबको जोड़ेंगे, 10 किलोमीटर आ जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप सतत जोड़ ही करें, समाकलन 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक का। इसीलिए मैंने किया है कि यहां से यहां जाना है, क्यों हम फालतू के चक्कर में पड़े। हमारे पास जब दे रखा है समाकलन का मतलब ही सतत जोड़ है, तो सबका जोड़ कर देंगे और एफ वेक्टर डॉट डी आर आ जाएगा, समाकलन एफ वेक्टर डॉट डी आर। तो यह था हमारे पास कार्य और बल। उम्मीद करता हूं आपको दोनों बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम इस फॉर्मूले के बेस पर कुछ विभिन्न स्थितियां देखेंगे, जो कि अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर समझ में आया होगा। कार्य भी बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया मैंने, बल भी बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक शुरुआत कर दी है इस चैप्टर, ये चैप्टर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहें, इसकी विभिन्न स्थितियां भी देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर नए जोश के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।